नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत खास हो जाती है कि हर जगह केवल एक बात हो रही है, छात्रों की आवाज, छात्रों के लिए न्याय, जेनजी की गूंज, जेनजी की आवाज। लेकिन वही जेनजी जब झारखंड पर लगातार अपनी न्याय के लिए, अपनी मांगों के लिए अनवरत अनशन पर था तो इस पर खूब राजनीति हुई। लेकिन आज जब उसी जेनजी ने अपना एक बड़ा कदम उठाया तो तस्वीर ही बदल गई है। लेकिन ये तस्वीर क्या आज की है या इस तस्वीर के पीछे आधार पुराना है? आज इसी का विश्लेषण जनमत की पहली खबर में हम करने वाले हैं। दरअसल झारखंड में आज हजारों छात्रों का गुस्सा, उनका आक्रोश विधानसभा की चौखट तक जा पहुंचा है। छात्र पहले ही कह चुके थे कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो 10 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और छात्र अब उस चौखट तक पहुंच भी चुके हैं। जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक के आरोप, परीक्षा रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में देरी के खिलाफ छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज का दिन सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है। इसी दिन जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी कुल मिलाकर छात्रों की ये आवाज, उसका असर तो हो रहा है, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारी आवाज पूरी तरह से नहीं सुनी जा रही है। यानी एक तरफ सड़क पर छात्र अपने भविष्य का हिसाब मांग रहे थे और दूसरी तरफ परीक्षा व्यवस्था के शीर्ष स्तर से जुड़े एक पूर्व अधिकारी पर जांच की कार्रवाई हो रही थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ आज के प्रदर्शन से समझना मुश्किल है, और इसीलिए इस खबर को आज नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से जोड़कर देखना होगा। इसके पीछे झारखंड की 25 साल पुरानी परीक्षा और भर्ती व्यवस्था का पूरा इतिहास है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। राज्य गठन के बाद सरकारी भर्तियों में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की भूमिका शुरू हुई। जेपीएससी का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राज्य में सरकारी पदों पर भर्ती के लिए हुआ। लेकिन 25 साल बाद भी आज की तारीख में भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड की परीक्षा व्यवस्था अपने युवाओं का भरोसा जीत पाई? झारखंड की राजनीति का इतिहास भी इस सवाल से अलग नहीं है। 2000 में राज्य बनने के बाद पहली सरकार बीजेपी के बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी। इसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे। 2005 में पहली बार जेएमएम के शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया, राष्ट्रपति शासन लगा और फिर सरकारें बदलती रही। शिबू सोरेन के बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। 2013 में हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में बीजेपी के रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनी। फिर 2019 में हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। 2024 में कुछ महीनों के लिए तो चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे और जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन पुनः मुख्यमंत्री बन गए। यानी नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अभी तक जेएमएम सरकार सत्ता में है, और इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि झारखंड की 25 साल की परीक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक राजनीतिक दल की है। लेकिन यह कहना गलत भी नहीं होगा कि झारखंड की अगर पूरी राज्य व्यवस्था के इतिहास के पन्ने को पलटा जाए तो ज्यादातर सरकार जेएमएम की रही है, और इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा जेएमएम की है। जवाबदेही भी जेएमएम की बनती है। वर्तमान में भी उनकी सरकार है और वर्तमान सरकार में भी जवाबदेही उन्हीं की बनती है। एक सच ये भी है कि आज की परीक्षा व्यवस्था, आज की भर्तियां, आज के छात्रों का जो गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है, उसकी जवाबदेही मौजूदा सरकार से ही पूछी जानी चाहिए।
अब जेपीएससी के इतिहास पर जरा नजर डालकर देखिए तो 2003 में झारखंड की पहली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुई, यानी राज्य बना 2000 में और पहली परीक्षा कब हुई? 2003 में। राज्य बनने के करीब 3 साल के बाद शुरू हुई ये परीक्षा व्यवस्था आज 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा तक पहुंच चुकी है। यानी इसमें भी सवाल है कि 26 सालों का इतिहास, लेकिन परीक्षा 14 होती है और उसमें भी 9 साल परीक्षाएं नहीं होती है। समस्या यह है कि परीक्षा कैलेंडर कभी उस नियमितता से नहीं चल पाया जिसकी उम्मीद एक संवैधानिक भर्ती संस्था से की जाती रही है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 2003 से 2024 तक 21 वर्षों में जेपीएससी सिर्फ 13 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करा पाई। यानी वार्षिक परीक्षा की अपेक्षा और वास्तविक परीक्षा के बीच बहुत बड़ा अंतर रहा और यही अंतर छात्रों के लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उनके जीवन के वर्षों का अंतर है। एक परीक्षा में देरी का मतलब तैयारी के महीनों और वर्षों का नुकसान है। उम्र सीमा के करीब पहुंच रहे छात्रों के लिए हर साल की देरी सीधे उनके भविष्य पर असर डालती है। जेपीएससी की पहली परीक्षा से ही विवादों का सिलसिला दिखाई देता है। 2003 की बात अगर करें तो साल 2003 की पहली परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर विवाद सामने आया और दोबारा परीक्षा की नौबत तक आ गई। इसके बाद छठी जेपीएससी परीक्षा में भी परिणाम और चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद अदालत तक जा पहुंचा। 2021 में तो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाएं एक साथ आयोजित की गई। यानी जिन परीक्षाओं को नियमित अंतराल पर होना चाहिए था, उनके लिए अभ्यर्थियों को वर्षों इंतजार करना पड़ा। इसी परीक्षा प्रक्रिया में 57 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट से जुड़ा विवाद सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार 49 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां बाद में रद्द की गई। यहां एक तथ्यात्मक फर्क समझना जरूरी है। वो फर्क यह है कि ओएमआर या परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी को सीधे पेपर लीक कहना सही नहीं होगा। पेपर लीक अलग मामला है और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी अलग मामला है। इसी तरह में आरोप या जांच को अदालत के अंतिम फैसले के बराबर मानना भी सही नहीं होगा। लेकिन छात्रों के लिए दोनों स्थितियों का परिणाम एक ही है। उनकी मेहनत और भरोसा प्रभावित होता है। जब जेपीएससी के साथ जेएसएससी को भी देखना होगा। 2022 में जेएसएससी का डिप्लोमा स्तर की परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 2024 में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर भी पेपर लीक के आरोप सामने आए। परीक्षा रद्द हुई, दोबारा परीक्षा कराई गई और बाद में परिणाम को लेकर न्यायिक विवाद भी सामने आया। तो यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो झारखंड की दो प्रमुख भर्ती संस्थाओं यानी जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर विवादों की ये लंबी श्रृंखला छात्रों के भरोसे को लगातार कमजोर करती रही है। और अब 2026 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। परीक्षा संचालन से जुड़ी कंपनी टीडीपीएल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में कंपनी के ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद उसे परीक्षा संचालन का काम दिया जाने की मामले में जांच की बात सामने आई है। इसी मामले में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से सीआईडी ने पूछताछ की और आज 10 अगस्त 2026 को उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। यानी जिस दिन छात्र विधानसभा के बाहर सरकार से जवाब मांग रहे थे, उसी दिन जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी हो रही है। ये संयोग हो सकता है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से इसका संदेश बेहद बड़ा है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई या नहीं, सवाल ये है कि अगर व्यवस्था में गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी किस स्तर तक तय होगी। आज छात्र सड़क पर है,
विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस से टकराव देखा जा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। सरकार की तरफ से 14वीं जेपीएससी सहित कुछ परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला भी ले लिया गया। लेकिन जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की छात्रों की मांग स्वीकार नहीं की गई है। सरकार का तर्क है कि सीजीएल परीक्षा अदालत की निगरानी में हुई थी और चयनित उम्मीदवार पहले से ही नियुक्त हो चुके हैं। दूसरी तरफ छात्र इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। 3 दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। सरकार 98% मांगे मानने की बात तो कर रही है, लेकिन छात्र सड़क पर क्यों है, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आंदोलन सिर्फ मांगों की संख्या से खत्म नहीं होता। आंदोलन तब खत्म होता है जब प्रभावित पक्ष को यह विश्वास हो जाए, यह भरोसा हो जाए कि उसकी मूल समस्या का समाधान हो रहा है। अगर 25 साल बाद भी जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो यह सिर्फ मौजूदा परीक्षा को रद्द कर देना स्थायी समाधान नहीं हो सकता। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें परीक्षा कैलेंडर पहले ही तय हो, परीक्षा एजेंसी का चयन पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हो, किसी एजेंसी का पिछला रिकॉर्ड जांचे बिना उसे परीक्षा का काम ना मिले और प्रश्न पत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। परीक्षा के बाद शिकायतों के निपटारे की स्पष्ट समय सीमा हो और गड़बड़ी साबित होने पर जिम्मेदारी सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित ना रहे। और सबसे बड़ा सवाल उम्र का है। जिस छात्र ने 22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की, अगर परीक्षा वर्षों टलती रही, पेपर विवाद में फंसता रहा, रिजल्ट अदालत में अटकता भटकता रहा और भर्ती प्रक्रिया लंबी होती चली गई, तो उसकी उम्र जो उसने गंवा दी उसे कौन लौटाएगा? जिस मौके के लिए उसने वर्षों पढ़ाई की हो, सपने संजो कर रखे हो, उस मौके के खत्म होने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और यही बात छात्रों ने भी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के सामने अब चुनौती सिर्फ आज के आंदोलन को शांत करने की नहीं है। चुनौती यह है कि झारखंड की भर्ती व्यवस्था को ऐसा बनाया जाए कि अगली पीढ़ी को अपने अधिकार के लिए विधानसभा की चौखट तक ना जाना पड़े, क्योंकि झारखंड 25 साल का हो चुका है। सरकारें बदल चुकी हैं, बीजेपी सत्ता में रही, जेएमएम सत्ता में है, राष्ट्रपति शासन भी आया, मुख्यमंत्री बदले, चेहरे बदले, लेकिन छात्रों का सवाल नहीं बदला। वो सवाल पहले भी था, वो सवाल आज भी है कि परीक्षा कब होगी? परीक्षा होगी तो समय पर होगी या नहीं? और अगर परीक्षा होगी तो निष्पक्ष होगी या नहीं? आज का छात्र सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो अपनी मेहनत का सम्मान मांग रहा है। वो एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था मांग रहा है जिसमें उसे प्रश्न पत्र से ज्यादा अपने सिस्टम पर भरोसा हो। और इसलिए आज का सवाल केवल 14वीं जेपीएससी का नहीं है, सवाल 25 साल की उस व्यवस्था का है जिसने कई बार परीक्षाएं कराई, कई बार विवाद झेले, कई बार अदालतों का दरवाजा देखा और आज छात्रों को विधानसभा के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। अब सरकार के सामने 2 रास्ते हैं। या तो हर विवाद के बाद परीक्षा रद्द करके अगली परीक्षा का इंतजार कराया जाए, या फिर पूरी भर्ती व्यवस्था को ऐसे बदला जाए कि विवाद की गुंजाइश ही न्यूनतम हो जाए। क्योंकि आज की पीढ़ी का भविष्य सिर्फ एक परीक्षा से तय नहीं होगा, लेकिन एक खराब परीक्षा व्यवस्था हजारों युवाओं के भविष्य को जरूर प्रभावित कर सकती है। 25 साल का झारखंड, 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी से जुड़े लगातार विवाद और आज विधानसभा के बाहर छात्रों पर आक्रोश, छात्रों का आक्रोश। अब असली परीक्षा छात्रों की नहीं है, असली परीक्षा सरकार की है, पूरी भर्ती व्यवस्था की है। और आने वाला वक्त यही तय करेगा कि झारखंड अपने युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना देता रहेगा या उन्हें ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था भी देगा जिस पर युवा आंख बंद करके भरोसा कर सके। जनमत में आगे बढ़ते हैं और अब बात
जरा चालबाज चीन की भी कर लिया जाए। वो चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए ही जाना जाता है, वो चीन जो अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता है। और जब हम चीन की चालबाजियों की बात करते हैं तो उसकी विस्तारवादी नीति का एक बहुत बड़ा हथियार है नाम बदलना। किसी इलाके का नाम बदला, फिर उस बदले हुए नाम को अपने आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया, अपने नक्शे में दिखाया और उसके बाद दुनिया के सामने उस जमीन पर अपना दावा पेश करने की कोशिश की। चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर वर्षों से इसी नीति पर आगे बढ़ता रहा है, लेकिन अब भारत ने भी चीन की इसी रणनीति का जवाब उसके ही एक महत्वपूर्ण माध्यम से दिया है। आधिकारिक नक्शे में सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश की 27 महत्वपूर्ण जगहों को राष्ट्रीय मानचित्र में उनके प्रामाणिक भारतीय नामों के साथ दर्ज किया है। इन 27 जगहों में सिर्फ पहाड़ और दर्रे नहीं हैं, इनमें ऐसे गांव हैं जहां लोग रहते हैं, ऐसे स्थान हैं जो भारत चीन सीमा विवाद के इतिहास से जुड़े हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां 1962 के युद्ध की घटनाएं छिपी हैं, सैनिकों की वीरता की याद दिलाने वाले स्मारक हैं और ऐसे प्राकृतिक स्थल भी हैं जो अरुणाचल के भौगोलिक स्वरूप का हिस्सा है। यानी भारत ने सिर्फ नक्शे पर कुछ नाम नहीं जोड़े हैं, भारत ने अपने इतिहास, भूगोल, प्रशासन और सीमाई पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को आधिकारिक दस्तावेज में और स्पष्ट किया है। लेकिन सवाल यह है कि चीन आखिर जगहों के नाम बदलकर क्या हासिल करना चाहता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने दस्तावेजों में जंगनान यानी दक्षिणी क्षेत्र के नाम से संबोधित किया है। इसके बाद अलग अलग समय पर उसने अरुणाचल के कई स्थानों के लिए अपने नाम जारी किए। साल 2017 में 6 स्थानों के नाम बदले गए, 2021 में 15 स्थानों की सूची सामने आई, 2023 में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई और मार्च 2024 में चीन ने 30 और स्थानों के नाम बदलने का दावा किया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि किसी दूसरे देश द्वारा किसी स्थान को नया नाम दे देने में उस स्थान की संप्रभुता नहीं बदल जाती, लेकिन चीन की रणनीति को सिर्फ नाम बदलने की सामान्य कार्रवाई मानना भी सही नहीं होगा। किसी इलाके को अपनी भाषा में नया नाम देना, उसे सरकारी रिकॉर्ड में इस्तेमाल करना, नक्शों में दिखाना और फिर उसी नाम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावा पेश करना, यानी नैरेटिव बिल्ड करना पहले से ही। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी क्षेत्र को लेकर एक अलग धारणा बनाने की कोशिश की जाती है। भारत ने चीन की इस नीति को लगातार अस्वीकार किया है और अब भारत ने अपने आधिकारिक मानचित्रण तंत्र के जरिए अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों की अपनी पहचान को और ज्यादा मजबूती दी है। इन 27 स्थानों की सूची को ध्यान से देखें तो इसमें अरुणाचल की पूरी भौगोलिक और ऐतिहासिक तस्वीर नजर आती है। डजलोला, रिजाला, पुकुरला और थागला जैसे ऊंचे पर्वतीय दर्रे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सांभो सरोवर जैसा प्राकृतिक स्थल भी इस सूची का हिस्सा है। मैप के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। शेरे थापा स्मारक जैसे स्थान भारतीय सैनिकों के शौर्य की याद दिलाते हैं। वहीं लांगजू, माझा, जयरामपुर, कमलांग, नगर और सनपुरा जैसे स्थान स्थानीय जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि ये केवल सैन्य महत्व वाले स्थानों की सूची है। इसमें भूगोल भी है, इतिहास भी है, स्थानीय बसावट भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू भी शामिल है। अब बात करते हैं लांगजू की। तो लांगजू का महत्व इसलिए अलग है क्योंकि इसका संबंध 1962 के युद्ध से पहले के भारत चीन सीमा तनाव से भी जुड़ा हुआ है। साल 1959 में यहां दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच गंभीर टकराव हुआ था। उस समय सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा था और दोनों देशों के बीच मतभेद सैन्य स्तर तक पहुंचने लगे थे। यानी लांगजू हमें उस दौर की याद दिलाता है जब 1962 का युद्ध अभी दूर था, लेकिन सीमा पर परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। इसी क्षेत्र से जुड़े ऊपरी
सुबनसिरी जिले के माजा गांव को भी आधिकारिक मानचित्र में स्थान दिया गया है। इसके बाद आता है थागला और इसके आसपास का नमकाचू क्षेत्र 1962 के युद्ध के महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्रों में शामिल रहा है। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। हिमालय की ऊंचाई, कठिन मौसम, दुर्गम रास्ते और सीमित संसाधनों के बीच भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। थांगला के साथ डजोला, रिजाला और पुकुरला जैसे दर्रों का महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे दर्रे सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं होती, इनका संबंध निगरानी, सैनिक आवाजाही और रणनीतिक योजना से भी होता है। और फिर आता है जसवंतगढ़। ये नाम सुनते ही भारतीय सैनिकों की वीरता की एक अमर कहानी सामने आने लगती है। जसवंतगढ़ 1962 के युद्ध के वीर सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की स्मृति से जुड़ा है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में चीनी सैनिकों के सामने मोर्चा संभाला और असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। आज जसवंतगढ़ उनके बलिदान, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके पराक्रम की स्मृति का प्रतीक है। और इसी तरह शेरे थापा स्मारक सूबेदार त्रिलोक सिंह थापा और उनके साथियों के साहस की याद दिलाता है। यानी अरुणाचल की धरती पर मौजूद ये स्थान सिर्फ भौगोलिक बिंदु नहीं है, इनके साथ भारतीय सैनिकों के संघर्ष और बलिदान की स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। और अब इसी सूची के गांवों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बीसा, बड़ा कुंदन, छोटा कुंदन, धनबारी, प्रीतनगर, बौद्ध मंदिर, इसके अलावा तेरित नगर, रामनगर, सागर, पद्मा और ज्योति नगर जैसे गांव इसमें शामिल हैं। हम मैप में भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक और शिवाजी नगर जैसे नाम भी आधिकारिक मानचित्र पर दर्ज किए गए हैं। यानी किसी सीमावर्ती गांव की आधिकारिक पहचान सिर्फ नक्शे का विषय नहीं होती, उसका संबंध राजस्व रिकॉर्ड से भी होता है, सरकारी योजनाओं से है, प्रशासनिक व्यवस्था से है, सड़क और संचार व्यवस्था से है और वहां रहने वाले नागरिकों की पहचान से भी है। सीमा पर रहने वाले लोग उस क्षेत्र की सबसे जीवंत पहचान होते हैं और इसलिए इन बस्तियों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करना स्थानीय पहचान को सरकारी अभिलेखों में मजबूत करता है। पूर्वी अरुणाचल की तरफ देखें तो जयरामपुर भी महत्वपूर्ण नाम है। चांगलांग जिले में स्थित यह क्षेत्र म्यांमार सीमा की दिशा में जाने वाले संपर्क मार्ग से जुड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क मार्गों का महत्व सामान्य यातायात से कहीं अधिक होता है। इनसे सुरक्षा बलों की आवाजाही होती है, दूर दराज के इलाकों तक आवश्यक सामग्री पहुंचती है और प्रशासन की पहुंच मजबूत होती है। इसी सूची में कमलांग नगर और सनपुरा भी शामिल है। इससे स्पष्ट है कि 27 स्थानों की पहचान केवल पुराने युद्ध के इतिहास पर आधारित नहीं है, इसमें वर्तमान प्रशासनिक और रणनीतिक जरूरतों को भी महत्व दिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आधिकारिक नक्शे की ताकत आखिर है क्या? तो किसी संप्रभु देश का नक्शा केवल कागज पर बनी सीमा रेखा नहीं होता, उसी के आधार पर प्रशासनिक रिकॉर्ड तैयार होते हैं, सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, स्थानों की पहचान तय होती है और अलग अलग सरकारी संस्थानों के बीच समान भौगोलिक संदर्भ कायम होता है। सर्वे ऑफ इंडिया भारत की आधिकारिक मानचित्रण संस्था है और इसलिए राष्ट्रीय मानचित्र में इन स्थानों को दर्ज किए जाने का महत्व सामान्य नक्शे से कहीं अधिक है। और यही वजह है, यही बिंदु भी है जहां भारत का जवाब चीन की नीति से सीधे टकराता है। चीन नाम बदलकर अपनी कहानी स्थापित करने की कोशिश करता है। भारत अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रामाणिक भारतीय पहचान दर्ज कर रहा है, लेकिन इसे केवल चीन के खिलाफ एक कदम के रूप में देखना भी अधूरा होगा। सीमा क्षेत्रों में सड़कें बन रही हैं, पुल और सुरंगें तैयार हो रही हैं, संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और सीमावर्ती गांवों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि मजबूत सीमा केवल सैनिकों से नहीं बनती, मजबूत सड़क चाहिए, आबाद गांव चाहिए, सक्रिय प्रशासन चाहिए और स्पष्ट भौगोलिक पहचान की भी जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को आधिकारिक राष्ट्रीय मानचित्रण में शामिल किया जाना इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।
अब भविष्य की लड़ाई केवल जमीन पर नहीं होगी, भविष्य की लड़ाई तथ्यों की होगी, दस्तावेजों की होगी, इतिहास की होगी और अपनी सीमाओं की पहचान को मजबूती से स्थापित करने की होगी। चीन जो वर्षों से नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को नया आधार देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब भारत अपनी सीमा को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आधिकारिक अभिलेखों, मानचित्रों, बुनियादी ढांचे और सीमावर्ती विकास के जरिए मजबूत कर रहा है। तो पूरी तस्वीर अब साफ है। चीन किसी जगह का नाम अपनी भाषा में बदल सकता है, लेकिन नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। नक्शे में कोई दावा लिख देने से जमीन पर अधिकार स्थापित नहीं हो जाता और किसी क्षेत्र को नया नाम देने से वहां रहने वाले लोगों की पहचान भी नहीं बदलती है। अरुणाचल प्रदेश की पहचान किसी दूसरे देश के बनाए नाम से नहीं बल्कि उसके इतिहास, उसके भूगोल, उसके प्रशासन और उसके आधिकारिक पहचान से तय होगी। भारत की आधिकारिक पहचान से तय होगी और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी तस्वीर है। चीन नाम बदलकर कहानी लिखना चाहता है, भारत अपने आधिकारिक नक्शे में अपनी कहानी दर्ज कर रहा है। और जब बात भारत की सीमा की हो तो संदेश बिल्कुल साफ है। अरुणाचल की धरती पर भारत की पहचान किसी के नाम बदलने से नहीं बदलेगी। सीमा की रक्षा सैनिक करेंगे, सीमा की पहचान भारत का नक्शा तय करेगा और सीमा का भविष्य भारत की मजबूत इच्छा शक्ति तय करेगी। बात अब जरा संसद की भी कर ली जाए। संसद जो सिर्फ गतिरोध का सामना कर रही है। संसद में छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति और राजनीतिक परिपक्वता पर खड़ा हो गया है। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। जैसा कि विपक्ष लगातार मांग कर रही है, तो सरकार तैयार है चर्चा करने को। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष को जवाब देने के लिए भी तैयार हैं और जब गृह मंत्री सदन में बोलेंगे तो विपक्ष को उन्हें सुनना भी होगा। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार जवाब देती है तो हंगामा किया जाता है, यानी सरकार की तरफ से चुनौती साफ है। चर्चा कीजिए, विधायी चर्चा, मंथन कीजिए, चर्चा को सुनिए, सवाल पूछिए और गृह मंत्री का जवाब सुनिए। लेकिन इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी तो संसद चलने ही नहीं देना चाहते। राहुल गांधी संसद नहीं चाहते हैं कि वो चले। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का उद्देश्य रखने, हर दिन गोल पोस्ट बदलने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने का भी बड़ा आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि चर्चा से मत भागिए, हम तो तैयार हैं। नड्डा ने जंतर मंतर को लेकर भी राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाया। कहा कि जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चली, जबकि इस मुद्दे पर भ्रम जरूर फैलाने की कोशिश की गई। अब सवाल यही है कि अगर गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो क्या राहुल गांधी और संपूर्ण विपक्ष उनका जवाब सुनने को तैयार है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि सरकार को सदन के भीतर जवाब देने के लिए मजबूर करना भी है। सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जवाब सुनना भी संसदीय जिम्मेदारी है। और अगर सरकार के जवाब में कमी है तो उसी जवाब को आधार बनाकर सरकार को घेराव, विपक्ष के पास अपने मजबूत हथियार है ही। लेकिन अगर जवाब आने से पहले ही सदन बाधित हो जाए तो फिर बहस का रास्ता कहां बचता है? यही सवाल राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता पर उठ रहा है। अब इसी के साथ राहुल गांधी के सामने एक और सवाल खड़ा होता है। राहुल गांधी यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब झारखंड के आंदोलनरत छात्रों से बात की और कहा कि अपनी मांग व्हाट्सएप कर दो, उस व्हाट्सएप का क्या हुआ? आज वही छात्र आंदोलन करते हुए विधानसभा के सामने आकर बैठ गए। सवाल यह है कि जिन छात्रों की मांग व्हाट्सएप पर मंगाई गई थी, क्या उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई हुई?
क्या झारखंड के छात्रों की गूंज राहुल गांधी के कानों तक पहुंची? क्योंकि अब मामला सिर्फ बातचीत या बयान का नहीं है। छात्र सड़क पर हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने बैठे हैं और इसलिए राहुल गांधी को यह भी बताना होगा कि छात्रों से संवाद के बाद उनकी मांगों का आखिर हुआ क्या। यही वो सवाल है जो उनकी छात्र राजनीति और उनके राजनीतिक दावों की जमीन पर परीक्षा लेता है। क्योंकि संसद में सरकार से जवाब मांगना एक बात है, लेकिन जिन छात्रों की आवाज बनने का दावा किया जाता है उनकी मांग को परिणाम तक पहुंचाना दूसरी बात है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस सवाल का जवाब देते हैं या नहीं, क्योंकि आज बहस सिर्फ संसद में नहीं है, बहस राहुल गांधी की राजनीति के उस दावे पर भी है कि वो छात्रों की आवाज है। अब ये तय एक बहस करेगी, ये तय एक महत्वपूर्ण कदम करेगा कि वो छात्रों की आवाज है या निज स्वार्थ के लिए ही सदैव आवाज उठाई जाती है। और आइए अब राजनीति के गलियारे से निकलकर चलते हैं उस तरफ जहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, जहां 78 सालों में आई एक ऐसी त्रासदी है जिससे हर कोई हाहाकार कर रहा है। असम के दरंग जिले से हम खबर ले रहे हैं, जहां बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने राज्य के वरिष्ठ मंत्री जयंत मल्ला बरुआ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद मंत्री बरुआ ने सिपाझार और औतला इलाके का निरीक्षण भी किया। राहत बचाव कार्यों की स्थिति का भी हाल जाना। राहत की बात यह है कि दरंग में अब बाढ़ के हालात में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में जल स्तर नीचे आ चुका है, लेकिन सिपाझार में सागतोला नदी के दाएं तटबंध को लेकर अब भी चिंता बनी हुई है। मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने तटबंध का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। मंत्री ने बताया कि सागतोला नदी के बाएं किनारे तटबंध का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन दाएं किनारे का सुदृढ़ीकरण पूरी तरह नहीं हो पाया था। हाल ही में नदी का जलस्तर बढ़ने से कमजोर हिस्सों में पानी का रिसाव और दरारें सामने आई हैं। मंत्री ने भरोसा दिया कि तटबंध को मजबूत करने के लिए जल्द ही संबंधित विभाग और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठक की जाएगी। इसके बाद औतला पहुंचकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों का हाल भी जाना और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया। तो जिस तरीके से असम ने इस बार बाढ़ की त्रासदी झेली है, लगातार ये बताया जा रहा है कि तटबंध तो बनते हैं, लेकिन बाढ़ का प्रवाह इस कदर होता है कि हर बार तटबंध टूट जाते हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्री के दौरे के बाद ये कहा जा रहा है कि किसी भी हाल में जो तटबंध का हिस्सा है उसे मजबूत करना जरूरी होगा और इसलिए देखिए मैप के जरिए भी इन चीजों को समझने का प्रयास किया गया है। मंत्री द्वारा बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की गई और इस मुलाकात के बाद ये भरोसा दिलाया गया कि हर हाल में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में, उन विपरीत परिस्थितियों में सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी संपूर्ण समर्पण के साथ जरूर निभाई जाएगी।
और आइए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव होता है गुड न्यूज का। तो गुड न्यूज हमारी ताकत से जुड़ी हुई है, हमारी शक्ति से जुड़ी हुई है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी बढ़ती सामरिक शक्ति का संदेश देते हुए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सामरिक बल कमान की निगरानी में हुए इस परीक्षण ने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं बल्कि स्वदेशी तकनीक के दम पर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिसाइल ने निर्धारित उड़ान मार्ग का पूरी तरह पालन किया और सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। अग्नि-4 केवल एक मिसाइल नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षमता का भी प्रतीक बन चुकी है। अब ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव है, सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं, भारत का ये सफल परीक्षण स्पष्ट संदेश देता है कि देश अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की वर्षों की मेहनत ने एक बार फिर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये उपलब्धि भारत की विश्वसनीय सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक मजबूत करती है। भारत का मिसाइल कार्यक्रम लंबे वैज्ञानिक अनुसंधान, आत्मनिर्भर सोच और रणनीतिक दूरदृष्टि का परिणाम है। कभी रक्षा क्षेत्र में विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपनी स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के बल पर दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। अग्नि श्रृंखला ने समय समय पर भारत की सामरिक शक्ति को नई पहचान दी। इसी वर्ष 22 मई को भी भारत ने अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया था, जिसमें सभी तकनीकी और परिचालन मानकों का सफल सत्यापन हुआ। इसके बाद जुलाई में भारत ने लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली कुश का भी सफल उड़ान परीक्षण किया। इस उपलब्धि ने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत केवल नई तकनीक विकसित भी नहीं कर रहा बल्कि उसे लगातार परख कर और मजबूत भी बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण, आधुनिक हथियार प्रणालियों का विकास और मिसाइल तकनीक में हुई प्रगति ने भारत की सैन्य क्षमता को नई दिशा दी है। आज भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार और सक्षम रक्षा शक्ति के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। और चलिए इसी के साथ जनमत के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।